चलो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करेंगे हम लोग एस्टिमेशन के पेपर से। पहले सिलेबस डिस्कस करते हैं, क्या क्या कोर्स कंटेंट है, फिर उसके बाद हम लोग टॉपिक्स पे आएंगे। ठीक है, तो सिलेबस पे आते हैं। बिल्डिंग एस्टिमेशन एंड वैल्यूएशन ये पढ़ेंगे हम लोग, जिसका आप अगर स्टार्टिंग पेज देखोगे तो फर्स्ट में आता है इंट्रोडक्शन टू एस्टिमेशन, टाइप ऑफ एस्टिमेट्स, रोल, रिस्पॉन्सिबिलिटी, यूनिट ऑफ मेजरमेंट, यूनिट ऑफ पेमेंट ऑफ डिफरेंट आइटम ऑफ वर्क। इसके बाद आता है बिल ऑफ क्वांटिटीज। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग इस पे आएंगे। तो इसका मेरे पास पहले से नोट्स है। तो देखो, आप लोग स्टार्ट करना। आप लोग एक काम करना ना कि आप लोग जितना भी टॉपिक्स है उसका नोट्स बनाते चलना। साथ ही साथ नोट्स करोगे तो बेटर रहेगा। तो पहला जो टॉपिक स्टार्ट होता है कि एस्टिमेशन से। रेडी है क्या? देखो, कोशिश करेंगे ना कि जितना भी आप लोग का जेओटी में क्वेश्चन पूछा जाता है उन सारे टॉपिक्स को कवर करें। साथ ही साथ बीएन दत्ता एक बुक है, उसके सारे न्यूमेरिकल्स को कोशिश करेंगे कि सारे जितना हो सके एज पर योर सिलेबस सारे न्यूमेरिकल भी करवाए। और जो साइट का जो काम होता है, ऑन फील्ड जैसे काम होता है, उन सबको भी कवर करें। ठीक है, एज अ डिप्लोमा इंजीनियर आपके पास कैरियर के लिए अगर आप गवर्नमेंट के अलावा देखते हो तो आपके पास तीन ऑप्शन होता है। जैसे पहला होता है आपके पास ऑटो कैड में आप ड्राफ्टिंग सीख लिए, आप डिजाइनिंग के फील्ड में आ सकते हो। दूसरा, आप साइट इंजीनियर के तौर पे जा सकते हो। तीसरा, आप एक अच्छा एस्टिमेटर बन सकते हो। डिप्लोमा डिग्री आपको यही तीन ऑप्शन देता है प्राइवेट फील्ड में। स्ट्रक्चरल के लिए आपको बीटेक करना पड़ेगा। हायर पोस्ट के लिए आपको हायर डिग्री चाहिए। डिप्लोमा में ये तीन ही काम है जो आपको ज्यादातर मिलेगा करने के लिए। तो एस्टिमेशन ऐसे सीखना कि फील्ड वर्क भी कर सके, वो चीज सिखाएंगे। तो पहले तो स्टार्ट करते हैं कि एस्टिमेशन होता क्या है। कोई डिफाइन करेगा? अगर आप मान लो कुछ भी अगर आप प्लान करते हो, जैसे एग्जाम देने ही जाते होगे, तो जिस रूट में आप जा रहे होंगे उसके लिए आप एक गाड़ी भी तो फिक्स करते होगे ना, उसका आप एस्टिमेट करते होंगे। दूसरा एग्जांपल देते हैं, बेसिक बेसिक, जैसे आप अगर एक फ़ोन खरीद रहे हो, तो फ़ोन आप खरीद रहे हो तो उसमें भी आप अपना बजट के अकॉर्डिंग डिसाइड करते हो ना कि किस एस्टिमेट पे काम होगा। आप कितने एस्टिमेट तक आप अपने आप को पुश कर सकते हो। तो इसी तरीके से सिविल में भी एस्टिमेशन जो है ये एक टेक्निक है जो कैलकुलेट करते हैं हम लोग अलग अलग टाइप के क्वांटिटीज को, साथ ही साथ उस पे होने वाले खर्च को, किसी भी प्रोजेक्ट का या किसी भी छोटा सा काम का। अब क्वांटिटीज की बात करेंगे तो सिविल में क्या क्या आ जाएगा। अगर एक बिल्डिंग बन रहा है तो क्या क्या आ जाएगा? ब्रिक्स आएगा, कि नंबर ऑफ ब्रिक्स कितना लगेगा। सीमेंट आएगा, कितना बैग्स ऑफ सीमेंट लगता है। स्टील आएगा, कितना रिइंफोर्समेंट लगेगा। एग्रीगेट्स आएगा, फाइन एग्रीगेट्स आएंगे, जिसको आप गिट्टी या बालू में बोल सकते हो। फिर उसका फिनिशिंग करोगे तो प्लास्टरिंग में कितना मीटर क्यूब आपका बाई वॉल्यूम आएगा। साथ ही साथ आप डोर्स लगाओगे, विंडो लगाओगे, तो वो सारे में क्या खर्चे आएगा। इंटीरियर के काम में आएंगे तो क्या एक्सपेंस पड़ेगा। फुटिंग कर रहे हो तो क्या एक्सपेंस पड़ेगा। तो एक एक करके हम लोग क्या करते हैं कि सारी चीज़ों को कैलकुलेट करना पड़ता है ना। लेकिन एस्टिमेशन जो है, नोट लिखते चलना। इट इज़ अ टेक्निक। सर एक बार और रिपीट कीजिएगा प्लीज। मैं स्क्रीन पे शेयर कर देता हूँ। फर्स्ट लाइन ही है, इट इज़ अ टेक्निक ऑफ कैलकुलेटिंग और कंप्यूटिंग द वेरियस क्वांटिटीज and the expected expenditure to be incurred on a particular work or project. क्लियर? वापस से आपको शेयर करते हैं नोट्स। एस्टिमेशन इज कैरिड आउट टू फुलफिल द फॉलोइंग नीड्स। कौन कौन सा नीड्स? पहला,
It gives the idea of cost of work, hence help in deciding the feasibility of project. Next point, it gives the idea of time required for completion of project. Third, it gives the idea of, नोट कर रहे हो ना? It gives the idea of क्वांटिटी ऑफ मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीटेशन ऑफ वर्क. यहाँ पे स्पेलिंग गलत है, सही कर लेना. QUANTITY, ठीक है, एन छूटा हुआ है. It helps in inviting the tender for the project and it helps in controlling the expenditure on project. 3.5 नंबर का क्वेश्चन आता है, 5 से 6 पॉइंट लिखोगे, 3.5 नंबर मिलेगा. क्लियर? एस्टिमेशन क्यों करते हैं? कॉस्ट ऑफ वर्क हम लोग फाइंड कर सके, कितना टाइम लगेगा प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में, इसलिए भी करते हैं. एस्टिमेट करेंगे तो हमें पता चलेगा कि टोटल क्वांटिटी ऑफ मटेरियल कितना लगेगा. टेंडर इनवाइट कर सकते हैं एस्टिमेशन के थ्रू. खर्च पे कंट्रोल कर सकते हैं. जो प्रोजेक्ट हम कर रहे हैं उसको एग्जीक्यूट करने में आसानी होगा. इट हेल्प्स टू इवैल्यूएट whether there is any benefit to execute the work. तो साथ ही साथ अगर आप प्रोजेक्ट को आप एस्टिमेट कर रहे हो तो आप एज अ कॉन्ट्रैक्टर अगर काम कर रहे हो तो उससे आपको कितना फायदा हो सकता है, आप कितना परसेंट डाउन में जाके टेंडर को फिलिंग कर सकते हैं, ये निकाल सकते हैं. आपको बेनिफिट हो रहा है कि नहीं, आप ये भी एस्टिमेट करके पता कर सकते हैं. क्लियर? चलो आगे देखते हैं. अब चलो एस्टिमेशन तो ये समझ में आया कि ठीक है एस्टिमेट करेंगे, लेकिन एस्टिमेट करने के लिए आपको क्या क्या चाहिए होगा, ये भी तो इम्पोर्टेंट है ना. तो आपको अगर एक प्लान को एस्टिमेट करना तो आपके पास सबसे पहले तो एक प्लान होना चाहिए कि एग्जीक्यूट क्या हो रहा है. तो देखो, आपको अगर हम एक कैड में एक फाइल शो करें, जैसे ये है यहाँ पे, एक गेस्ट रूम है, बेडरूम है, एक मास्टर बेड, ये 4 BHK है, ठीक है. सिर्फ एक ग्राउंड फ्लोर ही चेक करना. ग्राउंड फ्लोर पे 4 BHK हम बना रहे हैं, ठीक है. तो ये प्लान रहेगा जिसमें आपको डायमेंशन रहेगा, तभी तो आप उसको एस्टिमेट करोगे. तो अगला जो टॉपिक स्टार्ट होता है वो कहता है कि डेटा रिक्वायर्ड फॉर प्रिपेयरिंग द एस्टिमेट, कि आपको कौन कौन सा डाटा चाहिए आपको एस्टिमेशन बनाने के लिए. तो सबसे पहले तो आपको ऐसा प्लान चाहिए, ठीक है. प्लान के बाद आपको उसका सेक्शन चाहिए होगा. दूसरे प्रोजेक्ट को एक ओपन करते हैं, स्कूल फाइल. एक प्रोजेक्ट आप ये देख सकते हो कि एक स्कूल का डिजाइनिंग है, जहाँ पे सारे क्लासरूम्स हैं, टीचर्स रूम है, उसके बाद वॉशरूम है, स्टाफ रूम, प्रिंसिपल कैबिन है, ठीक है. तो प्लान के साथ साथ आपको, प्लान तो आपको सिर्फ ये बताएगा कि कितना रूम कहाँ पे, दरवाजा कहाँ पे, खिड़की कहाँ पे, स्टेयर आएगा, ये सारे चीज आपको एक आर्किटेक्ट वाला चीज बताएगा. बट आपको अगर इसका सेक्शन देखोगे तो सेक्शन में आपको ये डिटेलिंग मिलेगा कि जो आपका स्लैब है, जो छत है, उसका थिकनेस कितना, छत के नीचे जो बीम आता है वो बीम का थिकनेस कितना. तो यहाँ से मटेरियल कैलकुलेट होगा. लिल्टन प्रोवाइड करते हैं, लिल्टन का क्या थिकनेस है, ठीक है. नीचे में अगर आप जमीन में देखोगे तो कहीं ना कहीं हम सबसे पहले क्या करते हैं, सैंड फिलिंग करते हैं, फिर ब्रिक का सोलिंग करते हैं, उसके ऊपर पीसीसी करते हैं, फिर उसके ऊपर टाइल्स लगा देते हैं. जमीन में यही काम होता है ना. तो ये सब डिटेल कहाँ से मिलेगा, सेक्शन डिटेलिंग. तो आपको प्लान चाहिए, सेक्शन चाहिए, साथ ही साथ इस पूरे प्रोजेक्ट का आपको एलिवेशन चाहिए होगा कि वो सामने से कैसा दिखेगा, क्योंकि उसमें भी डिटेलिंग आता है कि आपका हाइट्स कितना है. जैसे एनजीएल हो गया आपका ग्राउंड लेवल, नेचुरल ग्राउंड लेवल, एफएफएल फिनिश फ्लोर लेवल, सिल कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, सिल लेवल. हाँ बोलिए. तो ये हो गया आप एलिवेशन, सामने से कैसा दिखेगा.
ठीक है। तो प्लान सेक्शन एलिवेशन समझ में आया। तीन चीज तो मिनिमम है ड्राइंग का। इसके साथ ही साथ आपको क्या चाहिए कि आपको जहाँ पे काम करा रहे हो लोकेशन कैसा है। आप जंगल में काम करा रहे हो, मटेरियल का ट्रांसपोर्टेशन भी तो एक कॉस्ट है ना। आप जंगल में काम कर रहे हो तो आपको कहीं ना कहीं मार्केट से सारा मटेरियल लेके वहां उस साइट तक आना पड़ेगा, तो उस पर कॉस्ट बढ़ेगा। तो लोकेशन इंपॉर्टेंट है। और डायमेंशन होना चाहिए हर एक ड्राइंग में। डायमेंशन पता होना चाहिए, जैसे यहाँ पे हर एक चीज को मार्किंग की है ना, कि हर एक हाइट कहाँ कहाँ है, नेचुरल ग्राउंड लेवल, फिनिश फ्लोर लेवल, सिल लेवल, लिल्टन किस लेवल पे चल रहा है। साथ ही साथ अगर हम प्लान पे आए तो जैसे लाइब्रेरी है तो लाइब्रेरी का साइज क्या है, 12 मीटर बाय 5.75 मीटर, है ना। तो ये सारी चीजें होनी चाहिए। अगला नोट्स वही है, चेक करो। जो डेटा रिक्वायर फॉर प्रिपरेशन ऑफ एस्टिमेट। तो पहला चीज तो हमको ड्राइंग चाहिए। ड्राइंग में क्या क्या होना चाहिए, प्लान होना चाहिए, सेक्शन होना चाहिए, एलिवेशन होना चाहिए, लोकेशन पता होना चाहिए कहाँ पे प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करना है, और डायमेंशन होना चाहिए। ये पहला पॉइंट नोट कर लीजिए। हो जाएगा तो फिर बताइएगा। चलो, दूसरा जो कहता है वो होता है कि स्पेसिफिकेशन होना चाहिए। अब स्पेसिफिकेशन में भी दो टाइप्स होता है, एक जनरल स्पेसिफिकेशन, एक डिटेल्ड स्पेसिफिकेशन। जनरल क्या कहता है कि आपको उसका नेचर पता होना चाहिए, क्लास पता होना चाहिए, क्वालिटी ऑफ वर्क एंड मटेरियल। देखो ये अब आ गया टेक्निकल टर्म, अब आसान भाषा में समझते हैं। जनरल और डिटेल में क्या डिफरेंस है। आप मार्केट में गए एक स्मार्टफोन खरीदने या लैपटॉप खरीदने, ठीक है। तो वहां पे आपको जो डिटेल देगा, जो वहां पे सेल करने के लिए रहते हैं सेल्समैन, वो आपको क्या बताएंगे कि इसमें रैम कितना है, इसमें स्टोरेज कितना है, एमोलेड स्क्रीन है कि नहीं, बैटरी कितना है। तो ये सारा चीज जो वो बता रहे हैं वो कहलाता है जनरल स्पेसिफिकेशन। लेकिन आप जब उस प्रोडक्ट को खरीदोगे तो उसके अंदर एक मैनुअल होता है। किसी भी प्रोडक्ट को खरीदोगे उसके अंदर एक किताब मिलता है, उसमें आपको बहुत सारा डिटेल्स लिखा हुआ रहता है, वो कहलाता है डिटेल। ठीक है। वो आपका हो जाएगा डिटेल स्पेसिफिकेशन। और जो इन जनरल जो आप जानते हैं वो कहलाता है आपके जनरल स्पेसिफिकेशन। तो जनरल में हम क्या जान सकते हैं कि इसका क्लास क्या है। क्लास कहने का मतलब कि फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास। बिल्डिंग मटेरियल में आप लोग पढ़े होंगे कि जो ब्रिक्स भी होता है वो फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास ब्रिक्स होता है। अलग अलग क्वालिटी का आपको टाइल्स मिलेगा, अलग अलग क्वालिटी का आपको ग्रेनाइट मिलेगा। सीमेंट भी अलग अलग क्वालिटी का आता है, वुड अलग अलग टाइप्स का आता है, स्टील अलग टाइप का आता है, कोई लोकल होता है, कोई ब्रांडेड होता है। जैसे जिंदल हो गया, लोकल में आओगे तो प्रेस्टीज हो गया, ब्रांड में जाओगे तो जिंदल है, फिर से आपका टाटा है। तो जो जनरल स्पेसिफिकेशन होता है वो ऐसे चलता है, ठीक है। फिर किस क्वालिटी का वर्क हो रहा है, कि आप जैसे ब्रिक वर्क कर रहे हैं, ठीक है, ईटा जोड़ रहे हैं, तो वहां पे जो आप मोटार बनाओगे, जो मसाला बनाओगे, उसका रेशियो क्या है। 1:6 बना रहे हो या 1:8 बना रहे हो या 1:4 बना रहे हो। 1:4, 1:6, 1:8 ये समझते हो। सर। तो 1:4 क्या होता है ना, कि एक कढ़ाई अगर आप सीमेंट ले रहे हो तो 4 कढ़ाई आप बालू लोगे। समझ में आया। 1:6 का सर। मतलब कि एक रेशियो होगा आपका सीमेंट का, 6 रेशियो होगा बालू का। और ये होता है बाय बालू का। वॉल्यूम। यस सर। कुछ बोल रहे हो। तो ये जो रेशियो है ना, ये हमेशा क्या होता है ना कि 1:4, 1:6, 1:8 इसी में काम होता है, 1:5 में भी काम होता है, नो डाउट। तो ये बताता है आपका क्वालिटी ऑफ वर्क कैसा है। आप जितना हार्ड मसाला यूज करोगे उतना बेटर बॉन्डिंग होगा। मतलब आप 4 कढ़ाई बालू में 1 कढ़ाई सीमेंट मिलाओगे तो वो मसाला आपका हार्ड बनेगा, बढ़िया स्ट्रेंथ देगा।
1:8 में काम करोगे तो वो 1:4 से कम स्ट्रेंथ देगा, बट वहां पे आपका कॉस्ट कटिंग होगा, पैसा बचेगा। तो गवर्नमेंट टेंडर जो होता है ना, वहां पे ज्यादातर हमेशा देखोगे ना कि 1:8 1:10 में काम करके निकल जाता है। लेकिन प्राइवेट सेक्टर में जहां पे भी देखोगे तो वहां पे 1:6 में काम होता है। 10 इंच का वॉल, ठीक। अगर 5 इंच का वॉल है तो 1:4 में काम होगा, 1:5 में काम होगा। 10 इंच का वॉल है तो 1:8 तक मैक्सिमम जाता है प्राइवेट में। क्लियर। अब बिलिंग भी आपका 1:8 में ही होता है, लेकिन काम 1:10 में कर देता है, तो वहां पे पैसा बच जाता है कॉन्ट्रैक्टर का। क्लियर। आप एज अ इंजीनियर, अगर आप एज अ जेई आप किसी साइट पे जा रहे हो, आप वहां पे चेक कर रहे हो कि मेंशन है आपके डिटेल्स में कि यहाँ पे काम होना चाहिए 1:6, लेकिन काम करा रहा है 1:10, तो आप वहां पे ये तो चेक कर सकते हो ना कि एज पर डिजाइन वो काम नहीं हो रहा है। तो आप काम को वहां पे रुकवा भी सकते हो, अदरवाइज सेटलमेंट कर सकते हो, बट ये ऑफ रिकॉर्ड चीज है। ठीक है। आगे सर। बढ़े। यस जनरल सर। स्पेसिफिकेशन समझ में। डिटेल में आते हैं। डिटेल में क्या होता है ना कि आपका हर एक चीज का क्वांटिटी भी मेंशन होगा। वर्कमैनशिप वहां पे मेंशन रहेगा। वर्कमैनशिप समझते हो, आदमी कितना लगेगा इस काम करने के लिए, ठीक है। उसके बाद मेथड ऑफ वर्किंग क्या होगा, ये सारा चीज ये सब जाएगा डिटेल में। डाउट है? डाउट नहीं है तो फिर आगे नोट कर लो। स्पेसिफिकेशन जनरल और डिटेल में क्या क्या चीजें हैं। जनरल में आपका नेचर देखते हैं, क्लास देखते हैं, किस क्लास पे काम हो रहा है। क्वालिटी ऑफ वर्क एंड क्वालिटी ऑफ मटेरियल सिर्फ चेक करते हैं। डिटेल में आते हैं तो क्वांटिटी देखते हैं, किस रेशियो में काम हो रहा है वो चेकआउट करते हैं। वर्कमैनशिप देखते हैं, मेथड ऑफ वर्किंग देखते हैं। क्लियर है? हाँ बोलिए। वो जनरल में जो क्लास लिखा हुआ है, क्लास का मतलब वो क्या होता है सर? फर्स्ट क्लास, सेकंड ने, क्लास, थर्ड क्लास ऐसे चलता है। जैसे फर्स्ट क्लास जो काम होता है ना, फर्स्ट क्लास में आपका हर एक चीज सर। एकदम प्रीमियम यूज होगा। टाइल्स यूज हो रहा है, कजरिया का यूज होगा। सीमेंट एकदम डालमिया का यस सर। बेस्ट मटेरियल यूज होगा। ब्रिक्स यूज होगा, वो फर्स्ट क्लास यूज होगा। ठीक है। सेकंड क्लास में थोड़ा सा क्वालिटी को डाउन करते हैं। अब हर किसी का तो बजट पे डिपेंड करता है ना, मटेरियल क्या लगा रहे हो। स्टील जो यूज होगा जिन एकदम सीधा टाटा का यूज होगा, टाटा टिस्कन। थोड़ा बजट डाउन करोगे तो क्लास 2 में आओगे। कजरिया नहीं लगा के थोड़ा उससे नीचे का लगाओगे, ओरिएंट का लगाओगे। फिनिशिंग की अगर इंटीरियर में बात करोगे तो हैवेल्स के जगह में बजाज का फैन लगाओगे। और नीचे आओगे तो रॉक्सी का फैन लगाओगे। समझ रहे हो? क्लास ऐसे 1 2 3 बटा हुआ है। और कोई डाउट? सर। फर्स्ट क्लास में एक और चीज बताते हैं कि इसमें आपका चॉइस होता है कि आप वुडन फ्रेम लगा रहे हो या लोहा का फ्रेम लगा रहे हो। डोर की बात कर रहे हैं, ठीक है। डोर का जो चौखट होता है ना, आप लकड़ी का लगाओगे 4,000 का पड़ेगा। अभी तो और रेट हाई है, 4,500 5,000 पड़ता है। अगेन उसमें भी बढ़िया लकड़ी चाहिए और पैसा लगेगा। लोहा का लगाओगे फ्रेम 1,300 रुपये में लग जाएगा। लकड़ी का आप प्लाई लगा, प्योर लकड़ी का अगर आप पल्ला लगा रहे हो तो 7 से 8 हजार रुपया कॉस्ट करेगा मिनिमम। प्लाईवुड से लगा रहे हो 3,500 में काम हो जाएगा। लो क्वालिटी का प्लाईवुड लगाओगे 2,500 में भी हो जाएगा। ठीक है। सर। तो वैसे क्लास अलग अलग डिफाइंड है। तीनों का रेट है। आप जैसे, आप प्रैक्टिकल बात बताते हैं। मान लो आपको ये नोट कर लिए ना, स्पेसिफिकेशन। सर। ठीक है। अब एक जनरल बात बताते हैं। आपको कोई काम दे रहा है, जैसे मान लो 2,000 स्क्वायर फीट का वर्क है। आपसे पूछेगा कि
आप कितना पैसे में काम करा दोगे? प्लानिंग से लेके फिनिशिंग करने तक में आप कितना पैसा चार्ज करोगे? तो इन जनरल 1800 रुपया से 2000 रुपया स्क्वायर फीट अभी काम होता है। इसमें डाउट? अगर आप फर्स्ट क्लास काम करा रहे हो, फर्स्ट क्लास का रेट है 1800 से 2000 रुपया पर स्क्वायर फीट। ये सब नोट करके रखना, ये सब ना जनरल में आपको कभी ना कभी काम ही देगा। एक्स्ट्रा है ये सारा चीज। सेकेंड क्लास में अगर काम कर रहे हो तो वो 1600 से 1800 रुपया पर स्क्वायर फीट लेते हैं। और एकदम थर्ड क्लास काम कर रहे हो तो वहां पे वो 1300 रुपया से लेके 1500 तक में या 1600 तक खींच सकते हो इसको। 1600 रुपया पर स्क्वायर फीट काम होता है। ये एकदम मार्केट रेट है। अगर आप कंसल्टेंसी अपना खुद का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करोगे तो इसी रेट पे भी आप काम उठा सकते हो किसी भी क्लाइंट। कोई अगर आपसे पूछे कि मेरा जमीन 2000 स्क्वायर फीट है तो हमको एक फ्लोर बनाने में कितना खर्च आएगा, तो आप उससे क्या पूछिएगा कि आपको हर एक चीज ब्रांडेड लगाना है या नॉर्मल चलेगा। तो आप मान लो उसको हर एक चीज एकदम टॉप क्लास से लेके चल रहे हैं, तो आप 2000 रुपया स्क्वायर फीट से इसको मल्टीप्लाई कर दिए। 2000 गुना 2000 कितना हो गया? 40 लाख हो गए। हाँ, तो 40 लाख 40 लाख। रुपया उसको खर्चा आएगा उस प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट कराने में, जिसमें हर एक चीज ब्रांडेड लगेगा। ठीक है? नल भी लगेगा वहां पे, जितना भी यस। सैनिटरी फिटिंग होगा वो सारा जैकवार में आप लगा सकते हो। जैकवार ब्रांड जानते हो? फिटिंग्स का है, हाई क्लास प्रोडक्ट्स बनाता है। तो वो लगेगा। टाइल्स में आपको एकदम सीधा टॉप नॉच कजरिया ही चलेगा। ब्रिक जो आएगा वो एकदम फर्स्ट एकदम A1 क्लास का आएगा। जो आपका रेशियो यूज होगा प्लास्टर में 1:4 होगा। बॉन्डिंग आपका जो ब्रिक वर्क होगा, 5 इंच का दीवार होगा वहां पे 1:4 का होगा रेशियो। 10 इंच का दीवार है तो वहां पे 1:6 का रेशियो में होगा काम। ठीक है? पेंट का क्वालिटी बेटर होगा। इंटीरियर का जितना भी फिनिशिंग होगा वो सारा चीज बढ़िया क्वालिटी से होगा। जो सीढ़ी में रेलिंग लगता है, हैंड रेलिंग, वो स्टील का होगा, लोहा की जगह। ठीक है? और स्टील में भी बढ़िया क्वालिटी का स्टील, जिंदल का स्टील यूज करेंगे। क्लियर? बढ़िया ग्रेनाइट यस यूज सर। होगा। तो ये सारी चीजें हैं। आगे बढ़े? यस सर। चलो, इसका नेक्स्ट है रेट। कि आप जो भी चीजों का एस्टिमेट कर रहे हो, ठीक है, प्लान से आपको मटेरियल मिल गया, सेक्शन से आप क्या क्या वॉल्यूम निकाल सकते हो, एलिवेशन, ये सब को यूज करते हुए कैसा कैसा काम हो रहा है, किस नेचर पे काम हो रहा है, क्या रेशियो में काम हो रहा है, क्या कैसा वर्कमैनशिप है, तो ये सारे चीजों को तो आप लेके आप यहाँ से जितना भी निकालोगे उसको एट द एंड आपको तो उसको रेट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना। तो तीसरा पॉइंट जो आता है वो है रेट। क्योंकि हर मटेरियल का कुछ प्राइस होता है, और सिर्फ मटेरियल ही नहीं, मैन पावर, मशीन, ये सब का भी एक रेट होता है। ठीक है? ईटा भी कैसे आता सर। है पता है? अगर फर्स्ट क्लास ब्रिक आप मंगा रहे हो, एक गाड़ी में कितना ईटा रहता है? हाँ, 1 से 1.5 हजार सर। 1 से 1.5 हजार। हाँ देखो, अगर 700 में एक गाड़ी है टर्बो, टाटा का टर्बो, उससे अगर ईटा आ रहा है तो 2500 ईटा आता है। 2500 रहता नहीं है, 100 150 कम ही गिराता है। वो ड्राइवर लोग का बदमाशी है, बट ये है कि आपको 2500 ईटा आता है, जिसका अभी करंट 19,500 रुपया रेट है। ठीक है? तो ये रेट पता होना चाहिए। ये तो पहला हो गया। साथ ही साथ आपको मैन पावर का क्या रेट है ये पता होना चाहिए। अभी झारखंड सरकार
रेट बढ़ाया है कि आपका साइट पे जो मिस्त्री काम कर रहा है, जो मैसन काम कर रहा है, उसका क्या रेट है? 800 रुपया। जो लेबर काम कर रहे हैं उनका क्या रेट है? जो कूली है उनका क्या रेट है? ठीक है। अगर लेडी कोई काम कर रही है, रेजा जिनको बोलते हैं, अगर उनका क्या रेट है? तो ये सारी चीजें भी पता होना चाहिए। दूसरा, मटेरियल का रेट पता होना चाहिए कि आपका ब्रिक्स का क्या कॉस्टिंग पड़ेगा, सीमेंट का क्या पड़ेगा, रॉड का क्या पड़ेगा। तीसरा, मशीन का क्या कॉस्ट पड़ेगा। अब मशीन में कौन कौन सा मशीन, ये बता सकते हो? कैसा कैसा मशीन यूज होगा? एक्सरे मशीन जैसी कि हम्म, सबसे पहले तो कटिंग फिलिंग के लिए जेसीबी चलेगा, सही है। और क्या लगेगा? एक्सरे मशीन से मिक्सिंग मशीन लगेगा कंक्रीट बनाने के लिए। और रड काटने के लिए आपको चाहिए मशीन। सर उसके बाद जो आप कास्टिंग कीजिएगा, कास्टिंग के टाइम कौन सा मशीन लगता है? वाइब्रेटर लगता है। यस सर वाइब्रेटर मशीन चाहिए, करने से है ना। यस सर ये सब अगर आप, हाँ क्या बोल रहे हो? जी सर ठीक है। तो ये सारा मशीन को यूज, उसमें जितना भी आएगा उन सारे का कॉस्ट लगेगा। अब मान लो कोई साइट ऐसा है कि बहुत ही डेंस एरिया में है, कहने का मतलब कि बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है और रोड बहुत पतला है, मेरा गाड़ी अंदर नहीं जा सकता। हम वहाँ पे, या फिर गाड़ी जा सकता है, हम वहाँ पे कोई मटेरियल को रोड पे हम 5 दिन 6 दिन तक नहीं रख सकते। ऐसा होता है ना, बालू गिरा दिए, गिट्टी गिरा दिए, रोड में अपना काम कर रहे हैं। लेकिन जहाँ पे ज़्यादा डेंस होता है वहाँ पे तो मटेरियल ऐसा गिरा के नहीं छोड़ सकते हैं। इन दैट केस हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग डायरेक्ट ही आरएमसी मंगा लेते हैं। आरएमसी कहने का मतलब रेडी मिक्स कंक्रीट। जो हम लोग साइट पे नहीं बनाएंगे, वो हम लोग डायरेक्ट फैक्ट्री से ऑर्डर करते हैं, आरएमसी से वो बन के आता है। मिक्सिंग मशीन में ही आता है वो। देखे हो ऐसा? सर तो एक बार सर्च करना रेडी मिक्स कंक्रीट आरएमसी, ये होमवर्क रहेगा, इसके बारे में डिटेल देखना। ठीक है। सर वो सब मशीन का भी खर्च है। तो मैन पावर, मटेरियल और मशीन, ये 3 चीज का खर्च हम लोग रेट में हमेशा इंक्लूड करेंगे, और इनका हमको पता होना चाहिए कि क्या रेट है। एक और चीज ये है कि आपको गवर्नमेंट हर एक चीज का ना रेट डिसाइड किए हुए हैं। जैसे ये है जेएसआर, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट झारखंड का। ठीक है। तो यहाँ पे आपको सारा रेट मिल जाएगा, बट ये 2022 का है, और अभी करंट में कोई इसका अपग्रेडेशन नहीं आया है, तो अभी इसी रेट पे चलता है। ये क्या कहता है देखो, हर एक चीज का है। अर्थवर्क कर रहे हैं, एक्सकवेशन एंड फाउंडेशन कर रहे हैं, तो क्या रेट है? 1 मीटर क्यूब का अगर गड्ढा करेंगे तो 151.82 रुपीज हम लेंगे। ये सरकारी रेट है, इसी को बोलते हैं सरकारी रेट। ठीक है। तो आप इसको गूगल से डाउनलोड कर सकते हो, ये मिल जाएगा। जेएसआर 2022, झारखंड शेड्यूल रेट 2022, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट का। ठीक है। ये काफ़ी बड़ा रहता है, इसमें हर एक चीज़ का डिटेल है। आप यहाँ से इसको आप एक बार चेकआउट कर सकते हो। तो यहाँ से आपको रेट मिल जाएगा कि झारखंड में किस रेट में सरकारी काम होता है। क्लियर? सर तो ये नोट कर लो। रेट में क्या क्या? यूनिट रेट ऑफ ऑल आइटम, मैन पावर, ये पता होना चाहिए। मटेरियल का क्या प्राइसिंग है, ये पता होना चाहिए। और मशीन कैसे अवेलेबल है। जेसीबी का क्या रेट है पता है? जेसीबी पर आवर के हिसाब से चलता है, और वो 2500 से 3000 रुपया चार्ज करता है पर आवर। आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक जो है वो है हमारा टाइप्स ऑफ एस्टिमेट, कि कितने टाइप का एस्टिमेट होता है। ठीक है। तो इन जनरल हम लोग ना 2 टाइप्स में हम लोग इसको बांटते हैं, बट उसके अंदर भी बहुत सारे टाइप्स आते हैं। ठीक है।
तो पहला होता है कि एक अप्रोक्सीमेट बताने का, एक रफ एस्टिमेट बता दो कि कितना खर्च आएगा। जैसा हम आपको बोले थे कि आपको मान लो कोई पड़ोसी है जिसे पता है कि आप इंजीनियरिंग कर रहे हो, उसका जमीन खाली है, पूछ दिया आपसे कि इसमें कितना खर्चा आएगा, बता दो मेरा इतना स्क्वायर फीट जमीन है, कितना खर्चा आएगा। ठीक है, तो वो एक तरह का होता है कि रफ एक्स बनता है। या फिर आप बिना टेंडर का अगर आप काम कर रहे हो, तो आप वहां पे अपना, आपको कोई काम मिला एज अ कॉन्ट्रैक्टर, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर अगर आप लोकल देखोगे तो वहां पे टेंडरिंग नहीं होता है ना, बिना टेंडर का होता है कि डायरेक्ट आपको काम मिला है, आप उसको एग्जीक्यूट करा रहे हो। तो वैसे जगह पे हम लोग हर एक चीज को एस्टिमेट जो करते हैं वो कहलाता है अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट, या फिर रफ एस्टिमेट बोल सकते हो उसको। ठीक है, ये सब जनरली क्या किया जाता है ना कि हम एक एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल लेने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक रफ एस्टिमेट बनाते हैं। उसमें डिटेल्स कम होगा, ज्यादा डिटेल में हम लोग बात नहीं करेंगे। और दूसरा होता है कि डिटेल एस्टिमेट, वहां पे हर एक चीज का प्रॉपर विथ मटेरियल लिखा हुआ रहेगा कि हाँ ऐसा ये मटेरियल यूज होगा, ऐसे ऐसे कंस्ट्रक्शन होगा, पार्ट बाय पार्ट हर एक डिटेल मेंशन रहता है, तो उसको कहते हैं डिटेल एस्टिमेट। क्लियर? सर। नोट करते चलना। अगला टॉपिक है टाइप्स ऑफ एस्टिमेट, जिसमें है अप्रोक्सीमेट या रफ बोल लो, इसी को एब्स्ट्रैक्ट भी बोलते हैं या फिर प्रिलिमिनरी भी बोलते हैं इसको। और दूसरा होता है डिटेल एस्टिमेट। रफ एस्टिमेट जिसको बोलते हैं उसके अंदर में तीन चार टाइप्स होते हैं। पहला होता है प्लेन्थ एरिया मेथड, दूसरा होता है क्यूबिकल रेट मेथड, तीसरा यूनिट रेट मेथड, और चौथा टिपिकल बे मेथड। एक साइड का एज इट इज ऐसे ही लिखना, फिर एक एक करके इस पे हम लोग डिस्कस करेंगे। फॉर कैलकुलेटिंग अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट ऑफ अ वर्क, no detail knowing is required and it can be done on the basis of practical knowledge। अगर आप एक अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट बना रहे हो, तो उसके लिए आपको कोई भी डिटेल नॉलेज का जरूरत नहीं है। आपका बेसिक जो भी प्रैक्टिकल नॉलेज है उसके थ्रू भी आप काम इसमें कर सकते हो। जैसे कि कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस, इसका रेट 1000 से 1500 रुपये पर स्क्वायर फीट। ये वाला भी एग्जांपल हम आपको दिए थे। देखो यहाँ पे 1000 से 1500 इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि ये जो नोट्स है ये मेरा डिप्लोमा टाइम का है। उस समय ये रेट था, अभी रेट बढ़ा है। ठीक है, अभी का जो रेट है वो हम आपको बता दिए एग्जांपल में, आप यहाँ पे नोट कर सकते हो। इट इज डन टू ऑब्टेन द एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल ऑफ द प्रोजेक्ट। अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट क्यों बनाते हैं? ताकि हमको पता चल सके एक रफ रफ कितना खर्चा आ रहा है, तो जो उस काम को कराएगा तभी तो वो उस पे हाँ या ना का डिसीजन ले सकता है ना, कि हाँ ये मेरा बजट में है कि नहीं, ये काम करा सकते हैं कि नहीं। ठीक, इट हेल्प्स इन डिसाइडिंग द फाइनेंशियल एस्पेक्ट ऑफ द प्रोजेक्ट। ये हमको हेल्प करेगा बताने में कि टोटल खर्चा क्या आ रहा है, एग्जीक्यूशन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। क्लियर? इसको भी नोट कर लो। ये सब चीज ना पूछता है, प्रीवियस ईयर का अगर आप क्वेश्चन बैंक चेक करोगे तो वहां पे आपको ये सारे चीजें क्वेश्चन आपको दिखेगा। हम्म, देखो यहाँ पे एक एग्जांपल है, जैसे कि कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन दिया है आपको 1300 रुपया पर स्क्वायर फीट, प्लॉट एरिया है 3000 स्क्वायर फीट, नंबर ऑफ स्टोरेज है 3, मतलब 3 फ्लोर वो बनेगा। ठीक है, नंबर ऑफ स्टोरेज का मतलब ये होता है कि कितना फ्लोर बनेगा। बिल्डअप एरिया जो है फर्स्ट फ्लोर में 80%, सेकेंड फ्लोर में 85, थर्ड फ्लोर में हम 90% एरिया को यूज करेंगे कंस्ट्रक्शन के लिए। तो यहाँ पे निकालना है कि खर्च कितना आएगा। अब मेरा क्वेश्चन ये है, पहले तो आप ये बताइए कि प्लॉट एरिया आप समझते हैं, बिल्डअप एरिया आप समझते हैं या नहीं समझते हैं? बिल्डअप एरिया मतलब क्या होता है क्या बोले? सर? बिल्डअप एरिया। ठीक है, देखो जो प्लॉट एरिया होता है ना कि आपका जमीन कितना है, जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल में रखे हैं, देखो ये जो लाइन दिख रहा है ऊपर से, अगर ये सेलेक्ट हो पाए तो देखना, ये एरिया, ठीक है, यस सर। ये जो एरिया है यहाँ पे मेंशन किया हुआ है ना प्लॉट एरिया,
मतलब आपका जमीन कितना है, ठीक है। और जो बिल्डअप एरिया होता है कि आप कितना एरिया को यूज करके आप घर बना रहे हो, वो कहलाता है आपका बिल्डअप एरिया, ठीक है। डाउट। और जो स्पेस आप छोड़ोगे वो कहलाएगा सेटबैक एरिया। डाउट। एक और टर्म होता है कारपेट एरिया। कारपेट एरिया क्या होता है कि देखो ये जो था, ये रेड वाला जो आप बॉक्स देख रहे हो, ये हैश हैश, तो ये है वॉल। तो प्लिंथ एरिया में वॉल इंक्लूडेड होता है। कारपेट एरिया होता है आपका इनर टू इनर, एरो बना हुआ है, चेक करो यहाँ से लेके यहाँ, इनर वॉल टू इनर वॉल, ठीक है। और कारपेट एरिया उसी को बोलते हैं जहाँ पे आप कारपेट आप बिछा सकते हो। अब आप किचन का एरिया को कारपेट एरिया में इंक्लूड नहीं कर सकते हो, स्टेयर केस को हम नहीं इंक्लूड करेंगे कारपेट एरिया में। अगर आप एक घर की बात कर रहे हो तो वो सब हमारा कारपेट एरिया में इंक्लूड नहीं होगा, ठीक है। बेसिक फंडा ये है कि कारपेट आप जहाँ बिछा सकते हो उतना ही एरिया को हम लेते हैं, और वही हमारा कारपेट एरिया कहलाता है। वॉशरूम को इंक्लूड नहीं करते हम लोग कारपेट एरिया में, किचन को नहीं करते, स्टेयर्स को नहीं करते, ठीक है। वापस आते हैं क्वेश्चन पे। तो प्लॉट एरिया समझ में आया, बिल्डअप एरिया समझ में आया, सर। ठीक है। तो इसको कैलकुलेट करना, कैलकुलेशन यहाँ पे दिया हुआ है, मैच कर सकते हो बट खुद से करना, ठीक है। ये कहता है कि पहला फ्लोर में 80%, तो 80% ऑफ 3000। सेकेंड फ्लोर में मेरा 85% बिल्डअप एरिया है। ये एरिया बढ़ कैसे रहा है, ये समझ में आता है। चेक करना कि ग्राउंड फ्लोर में हम कम एरिया में बिल्ड किए सर थे, लेकिन ऊपर जाके मेरा बढ़ रहा है कैसे। ऊपर स्पेस होना चाहिए नहीं सर, ऊपर वो मतलब बना सकते हैं, ऊपर नीचे में कुछ पार्किंग वगैरह के लिए हाँ, स्पेस पार्किंग वाला छोड़ना भी पड़ता स्पेस बढ़ता है, और अगर आप इसमें देखो तो हम यहाँ पे इसको जो एक्सटेंड करते हैं तो ये भी मेरा तो एरिया बढ़ता है ना, जो छज्जा वगैरह निकालते हैं, रूम बढ़ाते हैं, है। है ना। अगर आप इस साइड से इसको सर देखो, आप ये जो एक्स्ट्रा एक्सटेंड किए हुए हैं, तो ये सारा एक्सटेंशन ये आता है, ठीक है। तो ऐसे एरिया भी इंक्रीज हो सकता है, ठीक है। लेकिन तभी होगा जब आपके पास अपना खुद का स्पेस यस सर। रहेगा तब। ऐसा नहीं कि दूसरे का जमीन में निकाल दिया या रोड में निकाल दी, ठीक है। सर आगे बढ़ते हैं। तो जो आपका रफ एस्टिमेट था या अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट कह लो, वो उसका कौन कौन सा था। पहला तो था प्लिंथ एरिया मेथड, दूसरा था क्यूबिकल रेट मेथड, तीसरा यूनिट रेट, चौथा बे मेथड। तो प्लिंथ एरिया मेथड तो अब ये तो क्लियर रहना चाहिए कि जो उसका अप्रोक्सीमेट कॉस्ट निकलेगा, प्लिंथ एरिया लिए उसको रेट ऑफ प्लिंथ एरिया से मल्टीप्लाई कर दिए, जो आपको बताया 2000, 1800, 1600। अब प्लिंथ एरिया कौन सा, कितना में कंस्ट्रक्शन होगा, 1800 में कंस्ट्रक्शन हो रहा, 1800 स्क्वायर फीट, मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ प्लिंथ एरिया, मतलब 2000 से मल्टीप्लाई कर दो, कॉस्ट निकल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे नोट में लिखा हुआ है, द बिल्डअप एरिया, द बिल्डअप कवर एरिया ऑफ अ बिल्डिंग मेजर एट फ्लोर लेवल ऑफ एनी स्टोरी। तो जो बिल्डअप कवर एरिया होता है वो आपका हर एक फ्लोर पे मेजर होता है, ठीक है। क्योंकि हर फ्लोर में अलग अलग हो सकता है, इसलिए हर फ्लोर पे मेजर होता है। इसमें कुछ कुछ एक्सटेंशन है, जैसे कि किस किस चीज़ों को हम इंक्लूड करेंगे, किस किस चीज़ों को हम इंक्लूड नहीं करेंगे, वो सारा चीज़ें यहाँ पे है। ये सारा चीज़ अगले क्लास में देखेंगे। फिलहाल यहीं तक रखते हैं आज के लिए। क्लियर। ठीक है, आज के लिए यहीं तक रखते हैं, अगले क्लास में मिलेंगे। कल शायद छुट्टी है ना।